डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 10.9 का सलूशन चल रहा है। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक का सलूशन देख लिया है। अगर जो बच्चे आज नए हैं, पिछले लेक्चर नहीं देख पाए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से उसको बाद में देख लेंगे और उसका इंट्रोडक्शन भी देख लेंगे, उसमें दिया हुआ है। क्योंकि ये एक्सरसाइज डिफिनिट इंटीग्रल पर बेस्ड है और डिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है हमने इसको बहुत डिटेल में आपको उसमें समझाया है। अगर उसको आप समझ लोगे तो एक्सरसाइज करने में बहुत आसानी होगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आज शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स फ्रॉम π/6 टू π/4। इसको ऐसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स फ्रॉम π/6 टू π/4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे पढ़ेंगे। यानी हमको कोसेक एक्स का इंटीग्रल ज्ञात करना है, समाकल ज्ञात करना है। किसके बीच में? π/6 से π/4 के बीच में, यानी इसको हम लिमिट कहते हैं। क्योंकि ये लिमिट है, दी हुई है, सीमा दी हुई है यहाँ पर, π/6 से π/4 के बीच में इस फंक्शन की इंटीग्रल यानी समाकल ज्ञात करना है। इसीलिए इसको हम सीमा दिए होने के कारण, लिमिट दी हुई होने के कारण इसको हम डिफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। इसको ये भी पढ़ सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स फ्रॉम π/6 टू π/4, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो इसको हम आई मान लेंगे, जब भी आई नहीं दिया है तो आई मान लेंगे। सॉल्यूशन, इसको माना आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ फंक्शन कोसेक एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम π/6 टू π/4। कुछ करना नहीं है, इससे कुछ घबराने की जरूरत नहीं। जो लिमिट दी हुई है, आप इंटीग्रेशन जैसे करते थे वैसे ही इंटीग्रेशन करना है, उन्हीं सब फार्मूले को इस्तेमाल करना है। बस इंटीग्रेशन करने के बाद जो आपका इंटीग्रल आएगा उसको हम बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे और लोअर लिमिट को बड़े ब्रैकेट के नीचे लिखेंगे और अपर लिमिट को बड़े ब्रैकेट के ऊपर लिख देंगे। फिर बाद में वेरिएबल एक्स के स्थान पर एक बार अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस करके वेरिएबल एक्स के स्थान पर लोअर लिमिट रख देंगे। बस वही हमारा डिफिनिट इंटीग्रल हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं। इंटीग्रेशन, इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स क्या होता है? फार्मूला ही डायरेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। होता है लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस काट एक्स, ये फार्मूला इसका डायरेक्ट है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रल का फार्मूला है, हमने कहा इसको बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे और लोअर लिमिट को नीचे लिख देंगे, अपर लिमिट को ऊपर लिख देंगे। बस इतना से करना है। दिस इज इक्वल टू, अब एक बार एक्स की जगह पर अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे। तो लॉग ऑफ कोसेक एक्स की जगह पर π/4 माइनस काट ऑफ π/4, ये तो एक्स की जगह पर रख दिया हमने। अब फिर माइनस निशान रखेंगे, ये लिख दिया हमने इसको, फिर माइनस निशान लिखेंगे, फिर यही चीज में एक्स की जगह π/6 लिखेंगे। लॉग ऑफ कोसेक π/6 माइनस काट π/6, ये हमने ऐसे ब्रैकेट लगा दिया। दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ कोसेक π/4
यानी कोसेक 45 क्या होगा, √2 हो जाएगा, माइनस काट पाई बाई 4 की वैल्यू 1, √2 माइनस 1, फिर माइनस ऑफ छोटा ब्रैकेट लिख देंगे, लॉग ऑफ कोसेक पाई बाई 6 का मतलब कोसेक 30 यानी इसकी वैल्यू 2 होती है, माइनस काट पाई बाई 6 यानी कॉट 30 की वैल्यू क्या होगी, कॉट 30 की वैल्यू हो जाएगी √3 के ऐसे ब्रैकेट खोल देंगे, लॉग ऑफ, अब यहाँ पर मॉडुलस ना भी लिखे तब भी चलेगा, √2 माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ 2 माइनस √3 ऐसे लिखे। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ log m माइनस log n, और आप ये फार्मूला जानते हो, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n, ये फार्मूला आप जानते हो। ये पूरा m हो गया, n हो गया, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा log m बाई n के, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ √2 माइनस 1 टोटल अपॉन 2 माइनस √3। यही हमारा हो गया डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन, यही हमारा निश्चित समाकल हो गया, यही आंसर हो गया। क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1, इसको आई मान लेंगे, 0 to 1 dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला है, क्या फार्मूला है, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। लिमिट लगा देंगे, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है, ऐसे बड़े ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, 0 को नीचे लिख दिया, 1 को ऊपर लिख दिया। अब एक्स यहाँ पे एक बार 1 रखेंगे, फिर माइनस करके 0 रखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन, इसकी वैल्यू होती है पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर साइन इनवर्स है तो हम 1 की वैल्यू साइन के फॉर्म में ढूंढेंगे, तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, फिर माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ, ऐसे इसको भी करेंगे, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये हो गया। दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन 0 इज इक्वल टू 0, पाई बाई 2 माइनस 0 इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया, दिए हुए क्वेश्चन का डेफिनेट इंटीग्रल हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1, इसको हम आई मान लेंगे, आई मान लिया। ये भी डायरेक्ट फार्मूला है, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x होता है, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू, अब अपर लिमिट इसमें रखेंगे,
एक्स की जगह पर tan इनवर्स ऑफ 1, फिर माइनस निशान लिखेंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे एक्स की जगह पर, तो tan इनवर्स ऑफ 0 दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ किस tan की वैल्यू 1 होती है, tan π/4 की वैल्यू होती है 1 के, तो लिखेंगे tan π/4 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan 0 दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, तो tan इनवर्स ऑफ tan π/4 इज इक्वल टू π/4 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 0 के, दिस इज इक्वल टू π/4 के। यही हमारा डिफिनिट इंटीग्रल का मान हो गया, आंसर ये हो गया। क्लियर? तो 9-10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 फ्रॉम 2 to 3, इसको आई मान लेंगे, 2 to 3 dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। देख रहे हो फार्मूला बिल्कुल देखने से लग रहा है, ए इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर फ्रॉम लिमिट 2 to 3। अब ये फार्मूला आप देख रहे हो, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू होता है 1/2a log ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए के। ये फार्मूला आप जानते हो, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए एंड प्लस कांस्टेंट। यही फार्मूला है, यहाँ ए इक्वल टू 1 है, दिस इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा 1/2a, ए इक्वल टू 1 है, तो 1/2 इंटू 1 इंटू log ऑफ एक्स माइनस ए, यानी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए, एक्स प्लस 1, एंड यहाँ पर आप जानते हो कि कांस्टेंट लगाया नहीं जाएगा, ये हो गया बड़ा ब्रैकेट, और लिमिट लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3 है, ये लिख दिया। 1/2 को बाहर ले लेंगे, जब भी कांस्टेंट आए या माइनस आए तब भी उसको बाहर ले सकते हैं, तो 1/2 बाहर ले लेंगे, 1/2 बाहर ले लिया, तो क्या बचा, log ऑफ मॉडुलस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एंड फ्रॉम 2 to 3। अब हम क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे, 1/2 बड़ा ब्रैकेट लिखेंगे, फिर छोटे ब्रैकेट में अपर लिमिट लिखेंगे पहले, तो log ऑफ 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1, ये हो गया, एंड फिर माइनस लिखेंगे, फिर log ऑफ, अब लोअर लिमिट रखेंगे, 2 माइनस 1 अपॉन एक्स यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 प्लस 1, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दिया। चलिए, दिस इज इक्वल टू, हमने जो है 2 बार ब्रैकेट लिख दिया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, अच्छा ऐसे किया, और इसको हमने ऐसे कर दिया, तब ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ 3 माइनस 1, 3 प्लस 2/4, 1/2 हो जाएगा, माइनस log ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन 1/3 हो जाएगा, ऐसे हो गया। अब log m माइनस log n है, दिस इज इक्वल टू होता है log m बाई n के, दिस इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ m बाई n, यानी 1/2 अपॉन 1/3 के, दिस इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ 3/2 के। ये हमारा दिए हुए फंक्शन का इंटीग्रल हो गया, डेफिनेट इंटीग्रल हो गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं।
इंटीग्रल cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, cos स्क्वायर एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to π/2। लिमिट इसकी है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है। इसको आई मान लेंगे, 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या आप जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स का कोई फार्मूला डायरेक्ट है? नहीं है। तो नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से इसको कन्वर्ट करेंगे, इस तरह से कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारा कोई इंटीग्रल का फार्मूला मिल जाए। आपको याद आ गया होगा, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स एक्स माइनस वन, फार्मूला इसको तोड़ेंगे, ये आप जानते हो, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो cos स्क्वायर एक्स यहाँ पर आया हुआ है, तो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 1 प्लस cos 2x/2 इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x/2। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस cos 2x/2 with respect to x, लिमिट फ्रॉम 0 to π/2। अब इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2। इसे लिख सकते हैं 1/2, अंश में 2 पद हैं तो लिख सकते हैं 1/2 प्लस, या ऐसे कर सकते हैं कि 1/2 बाहर ले रहे हैं, 1/2 हम बाहर ले रहे हैं, कांस्टेंट है, 1/2 बाहर ले लिया तो बचा क्या, 1 प्लस cos 2x dx बचा। अब इसी को इंटीग्रेट किया, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1 का भी जानते हो आप, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा का या cos 2x का भी फार्मूला आप जानते हो। दिस इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेट करेंगे 1/2, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज इक्वल टू x एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इज इक्वल टू 1/a sin 2x, 1/a sin 2x। ये फार्मूला आप जानते हो, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ cos ax dx इज इक्वल टू 1/a sin ax एंड प्लस कांस्टेंट, ये फार्मूला आएगा cos ax। तो यहाँ पर एक जगह 2 है तो 1/2, 1/a इंटू साइन ax इंटू साइन 2x, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है π/2। इंटीग्रेशन आपको वैसे ही करना है जो आप फार्मूला अब तक जितना करते आए, इंटीग्रेशन सारे तरीके वही इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ फर्क क्या है, इंटीग्रेशन करने के बाद जो आएगा, यानी जो हमारा इंटीग्रल आएगा वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिख करके वहाँ लोअर लिमिट लिख देंगे, फिर अपर लिमिट लिख देंगे, एक बार अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रख देंगे, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी आप जो इंटीग्रेशन अब तक पढ़ते आए हो इनडिफिनिट इंटीग्रल में, उससे बस थोड़ा सा एक स्टेप आगे हमको चलना पड़ता है और कुछ नहीं। दिस इज इक्वल टू, अब लिमिट लगा देते हैं, 1/2 कांस्टेंट बाहर ही पड़ा रहेगा तो π/2 रखते हैं, तो ब्रैकेट लगाएंगे π/2 x क्या π/2 प्लस 1/2 साइन 2 इंटू π/2 यानी साइन पाई हो गया, साइन पाई हो गया, फिर माइनस निशान रखेंगे, फिर छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, x की यहाँ पर 0 रखेंगे प्लस 1/2 साइन 2 इंटू 0 यानी 1/2 इंटू साइन 0 a। दिस इज इक्वल टू 1/2 π/2 प्लस 1/2 साइन पाई, साइन पाई मीन्स साइन x प्लस c बराबर 0, 1/2 इंटू 0 हो गया, ये 0 बन गया हमारा, माइनस यहाँ पर 0 और साइन 0 इक्वल टू 0, ये भी प्लस 0 हो गया हमारा, बड़ा ब्रैकेट बंद, ये भाई π/2 आ गया, ये 0 आ गया, तो 1/2 इंटू π/2 इक्वल टू π/4, हमारा π/4 आ गया। क्लियर? इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का इंटीग्रल मिल गया, डेफिनेट इंटीग्रल मिल गया।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 पर क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रल x dx by x स्क्वायर प्लस 1 लिमिट फ्रॉम 2 to 3 इसको आई मान लेंगे 2 to 3 x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। आप देख रहे हो इंटीग्रेशन x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 को हमको इंटीग्रेट करना है, इसका समाकल ज्ञात करना है। देख रहे हो अगर हम इसको t मान लें, डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा, ऊपर वाला आ जाएगा। इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि कोई डायरेक्ट फार्मूला इसमें नहीं लग रहा है। तो लिखेंगे पुट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी के, इम्प्लाइज दैट इसको डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू x तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी, यानी आ जाएगा डायरेक्ट x dx इज इक्वल टू डी टी बाई 2 आ जाएगा। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी किसी डेफिनेट इंटीग्रल ज्ञात करते समय, जब भी हम किसी कोई चीज़ मानेंगे वेरिएबल को, वेरिएबल हमारा x था, हमने t मान लिया, तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। देखते हैं, लिखेंगे जब x इज इक्वल टू 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट, x इज इक्वल टू 2, तो t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी 2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 आ गया। क्योंकि हम जब x dx इक्वल टू dt बाई, हमारा ये वेरिएबल x था, वेरिएबल t में आ जाएगा, तो लिमिट भी हमारी चेंज हो जाएगी। फिर लिखेंगे जब x इज इक्वल टू 3, तो t इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 हो गया। देयरफॉर i इज इक्वल टू, अब हम 2 to 3 नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे हम, 2 की जगह पर आ गया 5, अब लिखेंगे 5 to 10 x dx की जगह पर dt बाई 2 एंड टोटल अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर हमने t लिख लिया। दिस इज इक्वल टू 1/2 बाहर ले लेंगे, dt बाई 2 है तो 1/2 कांस्टेंट हुआ, उसको बाहर ले लेंगे। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t फ्रॉम 5 to 10। फार्मूला आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, इंटीग्रेशन dx अपॉन x इक्वल टू log ऑफ mod x होता है। दिस इज इक्वल टू 1/2 बाहर ले लेंगे, बाहर है ही है, तो यह log ऑफ मॉडुलस t एंड फ्रॉम 5 to 10 हो गया। अब लिमिट लगा देंगे, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ log ऑफ mod 10 पॉजिटिव है, चाहे 10 ही सिर्फ लिखो, तो log 10 माइनस log 5, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n के, तो log 10 बाई 5, दिस इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ 2। ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, इसी चीज़ को हम जो है, जो यहाँ पर हमने माना था, मान करके लिमिट चेंज कर दिया। अगर आप लिमिट ना भी चेंज करना चाहो, देखिए ऐसे भी हो सकता है। इसी चीज़ को आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने माना था x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो x dx इज इक्वल टू डी टी बाई 2 आ गया। तो हमारा आया था i इज इक्वल टू आ गया हमारा, जब यहाँ पर हम मान लिए तो i इज इक्वल टू आ गया x dx इज इक्वल टू, अगर हम लिमिट ना चेंज करना चाहें 2 to 3 रहने दें, dt बाई 2 आया है अपॉन टी के, दिस इज इक्वल टू
1/2 बाहर ले लिया। अब यहाँ पर हो गया log ऑफ मॉडुलस टी, log ऑफ मॉडुलस टी हो गया। यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे एंड लिमिट 2 to 3 हो गया। दिस इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ, अब टी की वैल्यू पुट कर देंगे। टी की वैल्यू क्या हमने माना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड फ्रॉम 2 to 3 के। अब वैल्यू रख दो, एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो log ऑफ एक्स स्क्वायर माने 3 का स्क्वायर यानी 3 3 9 10 log 10 हो गया। फिर माइनस log ऑफ 5 हो गया। दिस इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ 10/5 इज इक्वल टू हाफ ऑफ log 2 आ गया। यानी यहां से हमने ऐसे लगा दिया OR करके। आप चाहो तो यहां से ऐसे चल सकते हो। हमने यहां पर क्या किया था, जब पुट किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो हमने लिमिट को भी चेंज कर दिया। लिमिट हमारी तब आ गई 5 to 10। हमने क्या किया, लिमिट को चेंज नहीं किया है, बल्कि हम टी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया है जो वेरिएबल हमने माना था। तो रिजल्ट पे हमारे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन इसका ध्यान देना है कि हम टी में वैल्यू नहीं पुट करेंगे। log टी है तो ऐसा नहीं करेंगे कि टी की जगह पर हम 3 रख दें, फिर log 3 माइनस log 2 तो log 3/2 हो जाएगा। जो वेरिएबल हमारा था x, उसी वेरिएबल के लिए ही ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट ही ट्रू हैं, उसी के लिए ही सत्य है। तो आप ऐसे भी लगा सकते हो और ऐसे भी लगा सकते हो। यहाँ हमने क्या किया है, लिमिट को चेंज किया है। यहाँ हमने लिमिट को चेंज नहीं किया है। जब लिमिट को अगर आप नहीं चेंज करना चाहते हो तो जो वेरिएबल था उसी वेरिएबल में आने के बाद ही ये लिमिट रखी जाएगी। क्लियर? इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को 2 तरीके से लगाया। आप ये दोनों मेथड जाइए ताकि कहीं से कोई डाउट ना होने पाए। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन 2x + 3 अपॉन 5x² + 1 with respect to x from 0 to 1, 0 to 1। इसको आगे मान लेंगे, 0 to 1 है, 2x + 3 अपॉन 5x² + 1 dx। अब आप देखिए, ये अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे हर को तो अंश नहीं मिल रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें से इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अंश में 2 पद है तो दो अलग अलग भिन्न लिख लेंगे। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 5x² + 1 एंड प्लस 3 अपॉन 5x² + 1 और यहाँ पर dx लगा दिया फ्रॉम 0 to 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 2x अपॉन 5x² + 1 dx एंड प्लस चाहो तो इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर लो, ऐसे अलग अलग लिमिट भी लिख करके उसकी मान निकाल लो, या एक ही में कर लेते हैं हम। तो क्या चलते हैं, एक ही में कर लेते हैं या अलग अलग कर लेते हैं, कोई सी बात नहीं है, रिजल्ट पे कोई प्रभाव
नहीं पड़ेगा। तो अब जो है इसमें हम अब देखिए क्या करेंगे। ठीक है, इसको अलग लिख लेते हैं। एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एंड हो जाएगा 3/5x² + 1 dx। ऐसे अलग अलग लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं पहले। इंटीग्रेशन 2x/5x² + 1 dx को लिख सकते हैं। अब देखो, अगर हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाने की कोशिश करें, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर 10x आना चाहिए, लेकिन 10x है नहीं, तो क्या करेंगे हम जो है 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। यहीं कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो इसी में कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 1/5 0 to 1 10x/5x² + 1 dx एंड प्लस, और यहाँ पर जो है हम 5 कॉमन ले ले रहे हैं। 1/5 हो जाएगा। 1/5 जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 0 to 1, फिर हो जाएगा 3/x² + 1/5, ये हो गया dx। इसमें 5 कॉमन लिया तो x² + 1/5 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो लिखेंगे इसमें इंटीग्रेशन, या इसको हम i मान लेते हैं, I1 मान लेते हैं। माना I1 = 10x/5x² + 1 एंड dx। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। पुट 5x² + 1 = t के। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा इम्प्लाइज दैट 10x dx = dt। देयरफॉर I1 = 10x dx का dt हो गया। अब बाई ये हो गया t के 5x² + 1 = t। दिस इज इक्वल टू log ऑफ t, log ऑफ मॉडुलस t आ गया। t की वैल्यू पुट कर दो तो हो जाएगा log ऑफ मॉडुलस 5x² + 1 हो गया। अब इसका इंटीग्रल तो हमने मालूम कर लिया। अब यही वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे और इसको भी हम यहीं लगा लेंगे। अभी चलते हैं। देयरफॉर I = 1/5। अब इसका इंटीग्रल निकाल लेके आया log ऑफ 5x² + 1 और 0 to 1 हो गया है। इसकी जगह हमने इसकी वैल्यू रख दिया, बड़ा ब्रैकेट लगाया, 0 to 1 लिख दिया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/5। आप देखो इसे लिख सकते हैं, 3 को भी बाहर ले लेते हैं तो 3/5 हो जाएगा। 3/5 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 और यहाँ लिख सकते हैं dx/x² + a² x² + 1/√5 का होल स्क्वायर। यानी अब फार्मूला लग जाएगा इंटीग्रेशन dx/x² + a² = 1/8 tan इनवर्स x/a। दिस इज इक्वल टू 1/5 log ऑफ मॉडुलस 5x² + 1 0 to 1 एंड प्लस 3/5। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। 1/a यानी 1/1/√5 इंटू tan इनवर्स ऑफ x/a x/1/√5 हो गया। और लिमिट लगा देंगे, यहाँ पर लिमिट लगा दिया 0 to 1। दिस इज इक्वल टू, अब लिमिट लग देते हैं 1/5
log ऑफ एक्स यहाँ पर 1 रखेंगे तो 5 + 1 log 6 हो जाएगा, और फिर 0 रखेंगे तो 0 + 1 यानी माइनस log 1 आ जाएगा। क्लियर? एक बार अपर लिमिट रखा एक्स के ऊपर तो 5 × 1 5 + 1 6 आ गया। फिर लोअर लिमिट यानी 0 रखा माइनस करके तो 0 + 1 यानी log 1 आ गया। √5 ऊपर जाएगा तो 3√5/5 हो जाएगा। 3√5/5 इंटू अब अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट लगाएंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ ये √5 जाएगा तो √5x हो जाएगा। x के ऊपर 1 रखेंगे तो √5 हो जाएगा। tan इनवर्स √5 और माइनस लगाएंगे। अब 0 रखेंगे तो tan इनवर्स ऑफ x इंटू √5 तो tan इनवर्स ऑफ 0 बन जाएगा। tan इनवर्स ऑफ 0 हो गया। दिस इज इक्वल टू 1/5 log 6 माइनस log 1 तो log 6/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? log 6/1 log m माइनस log n इक्वल टू log m/n के इंटू log ऑफ 6/1 के एंड प्लस आप देखो 5 को लिख सकते हो √5 इंटू √5 और √5 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 3/3/√5 हो जाएगा एंड 2 यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स √5 tan इनवर्स ऑफ 0 ये 0 हो जाएगा तो tan इनवर्स √5 बचेगा तो इंटू tan इनवर्स ऑफ √5 दिस इज इक्वल टू 1/5 log ऑफ 6 प्लस 3/√5 इंटू tan इनवर्स ऑफ √5। ठीक है, इस तरह से हमारा इस दिए हुए क्वेश्चन का डेफिनेट इंटीग्रल निकल गया। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। हो गया हमारा 14 हो गया और 15 जाते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर 15 है इंटीग्रल x इंटू e टू द पावर x स्क्वायर x इंटू e टू द पावर x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x लिमिट फ्रॉम 0 to 1। इसको i मान लेंगे। लिमिट 0 to 1 x इंटू e टू द पावर x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर देखो दो फंक्शन मल्टीपल ऑफ 2 फंक्शन है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका हम निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर टी पुट करें तो एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो लिखेंगे पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी के डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आ जाएगा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2 के। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई है डी टी बाई 2 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह टी रख देंगे तो हो जाएगा ई टू द पावर टी और एक्स डी एक्स की जगह हो जाएगा डी टी बाई 2 के। दिस इज इक्वल टू 1/2 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टी डी टी फ्रॉम 0 to 1। हमने यहाँ लिमिट देखे, हमने कहा था कि जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहाँ पर लिमिट चेंज कर देंगे, लेकिन हम लिमिट यहाँ पर चेंज नहीं कर रहे हैं। बिना लिमिट चेंज किए ही इसको लगा सकते हैं। हमने दोनों मेथड आपको बताया था जहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। देख रहे हैं हम उसी में एक दूसरे मेथड से लगा रहे हैं इसको। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स होता है। इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी डी टी इक्वल टू ई टू द पावर टी हो जाएगा। 1/2 बाहर है, ई टू द पावर टी हो गया ऐसे 0 to 1। दिस इज इक्वल टू अब हमने कहा था
कि जब भी आप पुट करेंगे, वेरिएबल हमारा क्वेश्चन में x था, वेरिएबल हमारा t आ गया है, हमने इसको इंटीग्रेट भी कर दिया तो t आ गया। अब यहाँ पर t की वैल्यू में अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं रखेंगे, बस इसका ध्यान देना है। अगर आपने यहाँ रख दिया तो क्वेश्चन आपका तुरंत गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, t किसको माना हमने, एक्स स्क्वायर को, वहां एक्स स्क्वायर रखेंगे, तब अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाएंगे। 1/2 यहाँ पर हो गया, अपर यहाँ पर हो जाएगा e टू द पावर t इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1। अब लिखेंगे अपर लिमिट 1/2, क्या हो जाएगा, e टू द पावर x के ऊपर 1, e टू द पावर 1 स्क्वायर यानी e टू द पावर 1 हो जाएगा, माइनस अब x के ऊपर 0 रखेंगे, e टू द पावर 0, दिस इज इक्वल टू 1/2 e माइनस, अब किसी भी संख्या पर जब 0 की पावर होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो e टू द पावर 0 इक्वल टू 1, तो 1/2 e माइनस 1, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मैं वो भी मेथड बता रहा हूँ, दूसरा वाला भी यहीं से OR करके चलेंगे। जब हमने x इक्वल टू t पुट कर लिया तो हमने कहा था कि लिमिट भी हम चेंज कर लेंगे। कैसे, ये तो बिना लिमिट को चेंज किया हमने बताया आपको, और लिमिट चेंज करके भी हम बता दे रहे हैं फिर एक बार। जब x इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्योंकि ये x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 1 है, बाउंड्री हमारी जो है डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, ये 0 से 1 के बीच में है। हमारा जो फंक्शन है इस तरह से कोई फंक्शन होगा, ऐसे कोई फंक्शन बना हमारा यही है, और यहाँ पर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 बाउंडेड एरिया जो है उसकी। तो अब लिमिट चेंज करना है, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट किया है x इक्वल टू t, तो लिखेंगे जब x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 0 स्क्वायर इक्वल टू 0, फिर लिखेंगे जब x इक्वल टू 1 तो t इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर यानी 1 हो गया। देयरफॉर अब लिमिट चेंज हो गई, देयरफॉर i इक्वल टू 0 to 1 ना होकर के 0 to 1 ना, हाँ 0 वाली हो गई, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, 0 की जगह 0 ही आ रहा, 1 की जगह पर 1 आ रहा है, और e टू द पावर t यहाँ पर dt और 1/2 बाहर हमने ले लिया। तो यहाँ इत्तेफाक से ऐसा है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना, लिमिट कोई चेंज नहीं हो रही है, लेकिन लिमिट चेंज भी हो जाए तब भी आंसर हमारा वही आएगा। तो 1/2 क्या हो जाएगा, e टू द पावर t फ्रॉम 0 to 1, दिस इज इक्वल टू 1/2, लिमिट लगा दो, e टू द पावर 1 एंड माइनस e टू द पावर 0, दिस इज इक्वल टू 1/2 e माइनस 1। इस तरह से भी हमारा लिमिट चेंज करके भी इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर।